हेलो। ओके फाइन, अभी से आवाज़ आ रही है। इस चैप्टर में हम ज़्यादातर नोट्स को तो हम इम्पोर्टेंट नहीं देना चाह रहे हैं, हम सोच रहे हैं लेक्चर ही दे लिया जाए। ठीक है, तो ठीक है, हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। कल लगभग इतना सब लिखवाया गया था, अब आज उसके आगे हमको लेके चलना है। ठीक है, तो हमारे पास आज पढ़ने के लिए दो टॉपिक हैं। एक है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, और दूसरा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड देयर कंट्रोल। ठीक है, वीडियो एक्चुअली हम प्ले नहीं कर रहे हैं और हम थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहेंगे, 1 सेकेंड। हेलो, एक्चुअली हम वीडियो चला ही नहीं रहे हैं, चलाने पे थोड़ा सा एरर हो जा रहा है, और चलाएंगे, प्रॉब्लम जितनी भी होती है सॉल्व किया जाता है, तो इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करेंगे। बट फिलहाल मैं अभी आज सॉल्व करने का सोचा नहीं है। ठीक है, आज कंप्लीटली हम लेक्चर देने वाले हैं, और लेक्चर के साथ कुछ लिखवाएंगे, थोड़े बहुत नोट्स लिखवाए जाएंगे, लेकिन जो समझाना है पहले उसको इम्पोर्टेंट देंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, और एंड देयर कंट्रोल, या फिर उसके साथ हम दूसरा टॉपिक ले सकते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। ठीक है, अर्थात जनसंख्या नियंत्रण तथा जन नियंत्रण, और या फिर हम ले सकते हैं सेक्सुअली एसटीडीज और देयर जो उनके मतलब कंट्रोल के मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड देयर कंट्रोल लेके चलते हैं कंप्लीटली, उसके बाद हम उसके आगे का टॉपिक लेके चलेंगे। ठीक है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड देयर कंट्रोल में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, हम कंप्लीटली लेक्चर दे रहे हैं। ठीक है, लेक्चर क्लास है, तो हमें उसी मतलब इसमें पढ़ना होता है हमें कंप्लीटली, जैसे कह सकते हैं कि जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडीज की डेफिनेशन ये होगी कि ऐसे रोग जो ट्रांसफर होते हो, मतलब जो एक से दूसरे को होते हो, किसके थ्रू वो होते हो, कह सकते हैं, या वो ट्रांसफर होते हो खाली सेक्सुअल कांटेक्ट द्वारा। ठीक है, एसटीडीज कहा जाता है दोज डिजीजेज, ऐसे रोग विच आर ट्रांसफर्ड, जो कि एक मतलब एक से दूसरे में स्थानांतरित या संक्रमित होते हैं या फिर फैलते हैं थ्रू सेक्सुअल कंटेस्ट, लैंगिक संपर्कों के द्वारा, लैंगिक संसर्गों के द्वारा, इज कॉल्ड एसटीडीज। उन्हें क्या कहा जाता है, एसटीडी कहा जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सबसे मतलब अब इसके प्रिवेंशन के जो सबसे बेटर मेथड होता है वो यही रहता है कि प्रोटेक्टेड मतलब प्रोटेक्टेड सेक्स का मेथड से यूज करना चाहिए, कि जितने भी लैंगिक संपर्क होते हैं उनमें काफी हद तक सावधानी सेफ्टी बरतनी चाहिए। ठीक है, बस इसके अलावा और कुछ इसमें मतलब वो नहीं होगा इसके डेफिनेशन में। एसटीडीज जो एक से दूसरे को ट्रांसफर होती है वो किसके थ्रू होती है, अगर देखा जाए तो जो एसटीडीज ट्रांसफर होती हैं वो ज्यादातर जो लैंगिक रोग होते हैं वो लैंगिक संपर्कों से ही ट्रांसफर होते हैं, और उसके पीछे कौन कौन से टॉप मतलब कौन कौन से आते हैं रीजन, कह सकते हैं इसमें 3 टाइप्स आते हैं, या तो वेजाइनल इन्फेक्शन होगा, या तो एनल इन्फेक्शन होगा, एनल के साथ ही तीसरा आता है माउथ कॉपलेशन का। ठीक है, ये तीनों इन्फेक्शन में जननिक रोग फैल सकते हैं, इनमें हर्पिस आता है, गोनोरिया आता है, सिफिलिस आता है, ट्रिपेनोसोमा आता है, और क्लैमाइडिया आता है, और ऐसे कई अनेक रोगों के बारे में हमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती हैं इसमें। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हमें कंप्लीटली पढ़ना है, समझना है। ठीक है, सॉरी थोड़ी सी अननेसेसरी साउंड आ रही है, अब सबके साउंड को बंद नहीं किया जा सकता। ओके, तो अब हम आगे अपने अपना लेक्चर आगे लेके चलते हैं इसमें, अब जो भी है चल रहा था अब तक। ठीक है, तो अब अगर आगे हम सुनते हैं तो अब आगे हमें क्या पढ़ना है, हमें इन रोगों को एक एक करके बारी बारी सबके बारे में पढ़ना है। ठीक है,
तो अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में जो रोग आते हैं उनमें वो फैलते कैसे हैं, क्यों होते हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन हो गई, दोज डिजीजेस व्हिच आर ट्रांसफर्ड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट इज कॉल्ड एसटीडी। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब है सेक्सुअली मतलब लैंगिक रूप से ट्रांसमिटेड मतलब जो कि संक्रमित या संचारित हो डिजीज है। ऐसे रोग जो कि लैंगिक संपर्कों द्वारा संचारित हो उन्हीं को एसटीडीज कहा जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है। ठीक है, और इससे बचने के लिए प्रोटेक्टेड सेक्स का यूज करना चाहिए। प्रोटेक्टेड सेक्स में मतलब मेडिसिन और जो भी प्रिवेंशन के मेथड्स होते हैं उनका यूज करना चाहिए। और जो एसटीडीज रहती है वो ट्रांसफर हो सकती है किसके किसके थ्रू, किसी भी प्रकार के लैंगिक संपर्कों के द्वारा, चाहे वो वेजाइनल हो, चाहे वो एनल हो, चाहे वो माउथ कॉपुलेशन हो। ठीक है, किसी भी टाइप का कॉपुलेशन होगा तो उसमें उसके थ्रू ये फैल सकते हैं जनरली, अगर देखा जाए डेफिनेशन तो। ठीक है, अब अगर इसके आगे देखा जाए कुछ तो इसमें अब हम कुछ रोग को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो इसमें हम जनरली रोग को नहीं लेते, इसमें हम जनरली समझ लेते हैं, मतलब इस पे एक जनरल लेक्चर ले लेते हैं कि अब इसमें क्या करना होता है कि जो भी लैंगिक रोग एक से दूसरे को हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे रोग जो कि मतलब लैंगिक रूप से एक दूसरे को हो रहे हैं, उनमें क्या ध्यान देना होता है कि जो रोग फैलते हैं वो उसमें प्रिवेंशन के मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं उनसे बचने के लिए। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा डेंजरस जो माना गया था एक टाइम पे एचआईवी माना गया था। हालांकि एचआईवी के आजकल लगभग मतलब मैक्सिमम इलाज अच्छे से हो जा रहा है, तो अब उसको उतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा। लेकिन एक टाइम पे एचआईवी वो चिंताजनक रोग था। एचआईवी का कम्प्लीटली चार्ट और कम्प्लीटली उसका कोर्स भी पढ़ाया जाता है 12th में, उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना भी है चैप्टर नंबर 8 के लास्ट में। ठीक है, और इम्यूनोलॉजी में भी एचआईवी को पढ़ना है, चैप्टर 8 के लास्ट में भी एचआईवी को पढ़ना है, और भी मतलब कई जगहों पे इसको पढ़ना है, चाहे 10th हो, चाहे 12th हो, डिजीज चाहे 9th हो, डिजीज में एचआईवी का अक्सर हम लोग डिस्कशन करते हैं। एचआईवी इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, सिफेलिस की बात करें तो सिफेलिस ट्रेपोनेमा पैलेडियम से फैलने वाला है। ठीक है, और इसके लिए, इससे बचने के लिए मतलब नॉर्मली जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं उनसे बचने के लिए मोस्टली जहां तक हम जानते हैं एंटीबायोटिक्स ही लिया जाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स में टेट्रासाइलिन चाहे पेनिसिलिन ज्यादातर लेते हैं। पेनिसिलिन एक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स है। पेनिसिलिन को डायरेक्टली किसी को नहीं दिया जाता है, किसी पेशेंट को भी दिया जाता है तो डाइल्यूट करके दिया जाता है। पेनिसिलिन का यूज किया जाता है लगभग हर डिजीज में। सिफिलिस जो है वो एक उपदंश है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसोफेगस, रेक्टम और सलाइवा जो है इसमें थोड़ा सा इंजरी होती है। ठीक है, हल्का फुल्का जैसे दांत का खुजली टाइप का जख्म टाइप का हो जाता है। ठीक है, जो कि 2 से 6 हफ्तों में ठीक हो जाता है। उसके बाद जब दूसरा इसका चरण आता है, अर्थात जब वो दूसरी चरण में पहुंचता है, तब जाके ये डेंजरस बन जाता है। पूरे स्किन पे गिल्टियां हो जाती है। जननिक रोग में मतलब रेक्टम मतलब मल त्याग, मल परित्याग, मूत्र परित्याग में जो सारी परेशानी होती है। रेक्टम में पूरी जलन होने लगती है, पूरी बॉडी में बुखार, सूजन इत्यादि इसके लक्षण हो जाते हैं। तो ऐसे मतलब हम पूरे डिटेल में नहीं लेके चलेंगे क्योंकि ये सारे चीजें सिलेबस में उतना डिटेल में नहीं दी हैं, बस कुछ ही दी हैं, तो इसलिए हम बस इनका, क्योंकि साइड बुक को भी हम लेके चल रहे हैं तो बस इनका बस जनरल लेक्चर देंगे, इसके बारे में उतना देखने के लिए थोड़ा नहीं। ठीक है, तो ये होता है, इसका 2 चरण में होता है। तो उसके बाद गोनैरिया की बात करें तो गोनैरिया के लिए, गोनैरिया जो होता है वो यूरेथ्रा में फैलता है, मेल और फीमेल दोनों में। मतलब यूरेथ्रा का मतलब कह सकते हैं मूत्र मार्ग में फैलने वाला है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जलन होती है, मेल फीमेल दोनों में होता है ये। और जब इसका जब मैक्सिमम चरण पहुंचता है तो ये कहाँ पहुंचता है, ये मतलब सफोतो में चल जाएगा। सफोतो मतलब उसको कह सकते हैं एक्स कह सकते हैं, या फिर ओवरी कह लें, टेस्टिस कह लें। ठीक है, एक्स या फिर टेस्टिस कह लें। तो उनमें जब पहुंच जाता है तब थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। जब तक ये मतलब ये मतलब कह सकते हैं इसको यूरेथ्रा में रहता है, मतलब जब तक ये यूरिनेशन वे में रहता है या मूत्र मार्ग में रहता है तब तक जलन होती है, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होता है, हल्का फुल्का ब्लड का भी सेक्रेशन होता है, कुछ सिम्टम्स इसमें देखे जाते हैं, तो उसमें वो ज्यादा दिक्कत नहीं करता है। बट जब इसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, जब जीलस मतलब जब जलन वलन है जो और मतलब ऑर्डर होता है जलन को, तो जब जलन वलन थोड़ी सी बढ़ती है या फिर जब ये अपनी चरम सीमा में पहुंचता है, यानी जब ये धीरे धीरे इन्फेक्ट होते होते पहुंचने लगता है इपिडिडाइमस में और प्रोस्टेट ग्लैंड में। ठीक है, जब थोड़ा सा टाइम या मतलब इसका टाइम पे इलाज नहीं हो पाया, जब ये इपिडिडाइमस और प्रोस्टेट ग्लैंड में पहुंच गया, तो ऐसे टाइम पे जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। ठीक है, तब थोड़ी सी दिक्कत होती है। उसके बाद जो तीसरा आता है वो क्लैमाइडिया। क्लैमाइडिया की बात करें तो क्लैमाइडिया ट्राइकोमेटिस से फैलता है।
और नॉर्मली मेल और फीमेल में, मेल में यूरेट मतलब ये यूराइन वे में पड़ता है, यूरिन वे में पड़ता है, यूरिन वे मतलब मूत्र मार्ग में ही पड़ता है, एपिडिडाइमिटिस यानी एपिडिडाइमिस नलिका में भी पड़ता है, उसके बाद सर्वाइटिस। आज थोड़ा सा अननेसेसरी साउंड ज्यादा आ रहा है। सर्विसिटीज में भी होता है, अर्थात ग्रीवा में भी होता है फीमेल्स में। इसके ट्रीटमेंट मतलब तीनों के ट्रीटमेंट के लिए ज्यादातर पेनिसिलिन लिया जाता है, ठीक है। पेनिसिलिन के साथ टेट्रासाइक्लिन, जो कि सिफिलिस में भी और क्लैमाइडिया में भी, और मतलब दोनों एक टाइप के एंटीबायोटिक्स ही है, तो ज्यादातर जननी के रोग जो होते हैं उनके लिए वही लिया जाता है। और इस वक्त देखा जाए तो पिछले 3-4 साल 5 साल में सबसे ज्यादा जननी के रोग जो फैला हुआ, खुजली, दांत खात खुजली की तरह जननांगों के आसपास होता है, जिसको लोग दिनाय विनाय बोलते हैं, कई भाषा का नाम देते हैं, उसको ठीक करने के लिए कई इलाज कराते हैं, तो वो भी एक रोग है। उसके प्रिवेंशन के लिए मतलब जैसे अगर कुछ कॉमन मेथड भी होते हैं, आप कोई भी रोग हो गया तो उसको ठीक करने के लिए कुछ कॉमन मेथड्स आते हैं। कॉमन मेथड्स में क्या आता है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर कोई रोग हो रहा है तो उसके लिए हमको साफ सफाई का प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। गर्म पानी से ज्यादातर मतलब साफ सफाई करनी चाहिए, गर्म पानी से, गर्म पानी के साथ पसीने से बचाना चाहिए, क्योंकि अब मेल हो या फिर फीमेल हो, स्वीट ग्लैंड्स आसपास पाए जाते हैं स्किन के। स्वीट ग्लैंड्स मतलब वहां पर हमेशा पसीना या फिर हमेशा गंदगी या फिर कुछ, जैसे अगर हम वहीं ट्राइकोमोनो एसिड की बात कर रहे हैं तो वो पूरा वहां पर एक तरह का कहते हैं, क्या कह सकते हैं कि वो एकदम मतलब वो उसको सड़ाने के जैसा महक ला देता है, तो उसकी। और अभी हम जब मेल पार्ट पढ़ रहे थे तो मेल पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो ऊपर की स्किन होती है, जिसे फोर स्किन कहा जाता है, फोर स्किन के चारों जो एक मतलब ग्लैंड सेक्रेट करने की वजह से जो व्हाइट कलर का पूरा जम जाता है, वो भी उसको स्मेली बना देता है मेल में। इन फीमेल अगर ट्राइकोमोना मतलब ट्राइकोमोनासिस होता है, जिसे मतलब नॉर्मली एक टाइप का सिफिलिस ही है, उपदंसी है, अगर ये होता है तो मतलब वेजाइनल वे से काफी ज्यादा स्मेल आने लगती है और उसमें इन्फेक्शन काफी ज्यादा फैल जाता है। और पूरा दाग मतलब व्हाइट कलर का पूरा दाग दाग पड़ जाता है, और एक मतलब जगह जगह दाने जैसे स्ट्रक्चर्स, गोल दाने जैसे स्ट्रक्चर्स पड़ जाते हैं। और यूरिनेशन मतलब मूत्र परित्याग में भी काफी ज्यादा जलन होती है। वल्वा में जलन होती है, वल्वा मतलब भग जो ऊपर का पार्ट होता है, जो आउटर पार्ट होता है, उसमें भी जलन होती है, उसमें से भी थोड़ा सा इरिटेशन, जलन होना, खुजली होना, और उस पर दाग वाग का बन जाना, ब्लड का भी मतलब ज्यादा खुजली खुजली करने पे ब्लड का भी आ जाना, तो ये सारे पिछले कुछ सालों में फैले हुए जो डिजीजेज हैं, ये जब सारे फैलते हैं तो इसमें जो कुछ कॉमन चीजें हैं उनका ध्यान रखा जा सकता है। हालांकि इसकी दवाई करवानी बहुत जरूरी होती है, बहुत ज्यादा डेंजरस होता है अगर ये नलिकाओं में या फिर किसी तरह आर्टरी वेंस में पहुंच के ये अगर मेजर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक पहुंच गया, या फिर कह सकते हैं ओवरीज तक, या फिर नॉर्मली काफी अंदर तक पहुंच गया, तो वहां दिक्कत हो जाएगी। बट अगर इसके नॉर्मली प्रिवेंशन की बात करें तो नॉर्मली ज्यादा से ज्यादा पानी से दूर रहें, पानी से बचाएं, उसके साथ गर्म पानी का यूज करें साफ सफाई के लिए, उसका तुरंत पानी को सुखाने का ध्यान रखें, पसीना कम से कम हो, पाउडर और अदर जो क्रीम व्रीम यूज करते हैं या फिर जलन से बचने के लिए कुछ इंस्टेंटली आप कुछ यूज करते हैं तो उनको कम से कम यूज करें। नॉर्मली कोशिश करें कि आप एंटीबायोटिक्स यूज करें, अगर कोई क्रीम व्रीम भी यूज कर रहे हैं तो वो ज्यादातर एक स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक हो, और उसको प्रॉपरली डॉक्टर के सजेशन के बिना यूज न करें। तो इन सब का ध्यान देना चाहिए। और बाकी जो चारों डिजीज हम बताएं, ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनली से फैलता है, प्रोटोजोआ जो ट्राइकोमोनास बता मतलब ट्राइकोमोनियासिस बता रहे हैं, ये ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस जो कि प्रोटीन प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ से फैलता है, ठीक है। तो अलग अलग जो डिजीज है वो अलग अलग बैक्टीरिया से या फिर किसी प्रोटोजोआ से फैलती है, उनके बारे में उतना डिटेल में नहीं लिख पा रहे कि कौन सा डिजीज कौन सा प्रोटोजोआ। हालांकि हम सारे प्रोटोजोन्स का नाम एक लिस्ट में रखे हैं, साइड बुक है तो सबका नाम दिया हुआ है, बट हम उतना लिखवा नहीं रहे, ना बता रहे हैं, क्योंकि ये सारा साइड बुक का है। और ज्यादातर हमने देखा है कि ये सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछते भी नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से नीट वीट सारे ज्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, तो इनमें हमको ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं मिला था, तो इसलिए हम इसको नहीं लिखा। और ट्राइकोमोनियासिस अगर होता है तो ऐसे में यूरिनेशन में जलन और दर्द का होना ऐसा नॉर्मल है, ठीक है। मतलब मूत्रमल परित्याग में जलन का होना और दर्द होना, ये सब मतलब उसके सिम्टम्स है, तो ऐसे में एंटीबायोटिक यूज करनी चाहिए। और अभी तक जो नॉर्मल मतलब दांत खात खुजली या फिर ऐसे जो भी डिजीजेज है जो कि जेनेटल ऑर्गन्स पे होते हैं या फिर जननांगों पे के आसपास दिखने को मिलते हैं, तो उसके लिए कॉमनली किसी और की कुछ भी मतलब कोई डॉक्टर की कुछ भी दवा ववा ना सुने, सिंपल सी बात है, उसके लिए आप नॉर्मल सा एंटीबायोटिक यूज करें, एंटीबायोटिक से वो सही हो जाएगा।
और चारों के मतलब जितना भी डिजीज बताए हैं जो कि ऐसे हैं, ऐसे मतलब ज्यादातर इनके अगर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो उसके लिए सीधी सी बात है, चारों के डिजीज के क्योर में एंटीबायोटिक ही लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर इसके बाद यूज करते हैं तो अब सबसे मेजर टॉपिक आता है एड्स। तो एड्स के बारे में हमको आगे डिटेल में पढ़ना है। अभी अगर जनरल लेक्चर लेंगे तो एड्स जो है उसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये ज़्यादातर किस पे अटैक करता है, ये इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। जीपी मतलब इसका जो सेल वॉल होता है, इसका जो मतलब ये जो वायरस का जो आउटर वॉल होता है वो पेप्लोमर्स का बना होता है। और जो डब्ल्यूबीसी की सेल वॉल्स होती है वो भी ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। तो और ये पेप्लोमर्स है ये भी दो ग्लाइकोप्रोटीन को कंबाइन करके बना होता है। तो इन दोनों का सेल वॉल मैच करता है, तो ये दोनों मतलब जो डब्ल्यू ये जो हमारा एचआईवी होता है वो इजीली डब्ल्यूबीसी में एंटर कर जाता है, ठीक है। एचआईवी का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस। एचआईवी के इलाज के लिए एलिसा टेस्ट करवाया जाता है। एलिसा का फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसे। और एक ये जो एचआईवी नाम है या फिर ये जो भी डिजीज का या फिर जो भी मतलब बैक्टीरिया वायरस का नाम, रेट्रोवायरस का मतलब जो भी वायरस का नाम आता है वो आईसीबीएन के अंदर लिखा जाता है, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस नॉमेनक्लेचर के अंदर, ठीक है। और इसके बारे में जनरल लेक्चर दिया जाए तो भाई ये इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे कमजोर कर देता है, काफी लॉन्ग ड्यूरेबल डिजीज होता है, 10 से 15 साल में इसके सिम्टम्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अगर देखा जाए तो ऐसे काफी लंबे लेक्चर हमें सुनने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इतना कुछ हमने मतलब ये जेनेटिक ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो एसटीडीज होती है इनके बारे में जाना। हालांकि अभी इनके बारे में और पढ़ेंगे क्योंकि अगर देखा जाए तो कुछ बुकों में इनके चार्ट बनाए होते हैं, चार्ट्स में बताता है कैसे कैसे ये फैलते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं, सलाइवा टच होना, इंजेक्शन यूज होना एचआईवी के लिए। एचआईवी के लिए मेजरली बताया जाता है कि एचआईवी जो होता है जो मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन का यदि सलाइवा टच होता है माउथ का, एक पर्सन दो पर्सन लोग एक ही थाली में बैठ के अगर खा रहे हैं, इंजेक्शन का यूज हुआ या फिर मतलब किसी भी टाइप के सेक्सुअल मेथड का यूज हुआ, सेक्सुअल कांटेक्ट का यूज हुआ, चाहे वो ओरल हो गया, चाहे एनल हो गया, चाहे वेजाइनल हो गया, या फिर मतलब ऐसे कोई भी अगर ऐसे कांटेक्ट होते हैं जिसमें सलाइवा टच होता है या फिर ब्लड टच होता है तो इन ऐसे लोग काफी फास्ट फैलते हैं। और अभी जो चार डिजीज हमने बताए ये चारों डिजीज कंप्लीटली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, मतलब ये ज्यादातर ट्रांसमिट होते हैं एक से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो ये सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ही होते हैं, वैसे नॉर्मली नहीं होते। तो इस बात का प्रॉपरली ध्यान देना चाहिए कि सेक्सुअल कांटेक्ट में सेक्सुअल प्रोटेक्ट या फिर सेक्स प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन सेक्स या फिर जिसे नॉर्मली कह सकते हैं जो प्रिवेंशन मेथड्स आते हैं, जो इनसे बचने के जो भी तरीके तौर तरीके आते हैं वो उनको ध्यान में रखते हुए इन सारी चीजों को करना, मतलब अगर रियल लाइफ में इम्पोर्टेंट है तो उस हिसाब से इनको अप्लाई करना चाहिए। नॉर्मली अनअवेयरनेस के कारण एचआईवी और एचआईवी के साथ जो सिफिलिस है ये बहुत ज़्यादा फैल गया। और अनअवेयरनेस के कारण ही ये जो इस पिछले के टाइम में दांत खाद खुजली जो फैला है बहुत ज़्यादा, वो भी उसी के कारण फैला है। तो इसके लिए अवेयरनेस होना बहुत मतलब जागरूकता जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होनी चाहिए। कल का लेक्चर जो कंप्लीट 1 घंटे का दिए वो भी कंप्लीट ही नहीं सकते था कि गवर्नमेंट हमें किस हिसाब से जागरूक कर रही है, और जो भी उसका लेक्चर था, और आज का भी लेक्चर कंप्लीटली उसी पे डिपेंड था, ठीक है। तो अभी इसमें हम कुछ सोच रहे हैं आज भी कंप्लीट 40 मिनट का लेक्चर दे, लास्ट में एक पेज लिखवा दें। लिखवाने को तो हालांकि नोट्स देखा जाए तो लगभग 3-4 पेज प्रिपेयर हो चुका है, 3 पेज तो सामने दिख रहा है। तो इस पे नोट्स तो बहुत ज्यादा है लेकिन हम नोट्स को उतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं, नोट पे उतना लिखवा नहीं रहे हैं। इसमें नॉर्मली बस हम ज्यादातर लगेगा वैल्यू दे रहे हैं लेक्चर को, कि जितना ज्यादा हम लेक्चर को लेकर चलेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए बेटर रहेगा, कि जितना ज्यादा हम समझ सकें। अब आ जाते हैं हम पॉपुलेशन कंट्रोल पे, ठीक है। वीडियो रुक गया तो वीडियो पे मत जाइएगा, अगर वीडियो नहीं रुकेगा तो क्लास रुक जाएगा, और क्लास रुकने से अच्छा है कि वीडियो ना चले, लेक्चर तो सुनाई दे रहा है प्रॉपर्ली, ठीक है। तो इसलिए हम वीडियो थोड़ा सा रोकते रहेंगे, 5-7 मिनट के लिए वीडियो रोकेंगे, फिर देखेंगे ब्रेक, मतलब 5-10 मिनट का लेक्चर और देंगे, उसके बाद ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर 5-10 मिनट का लेक्चर देकर लास्ट के 20 मिनट लिखवा दिया जाएगा बस, ठीक है। तो अब लेक्चर लेते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल पे, ठीक है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की जाए तो हमने कहा था कि कल हम सेंसस लेके चलेंगे, तो सेंसस हमने ज्यादा तो मतलब साइड बुक में देखे तो बहुत ज्यादा सेंसस दिया हुआ है, 5-5 साल 10-10 साल के डिफरेंस पे बहुत ज्यादा सेंसस दिया हुआ था कि कब कितनी जनसंख्या बढ़ी, कब किस हिसाब से बढ़ रही, बढ़ने का रेट क्या है। तो हम उतना ज्यादा लेक्चर लेके नहीं चल रहे, हम सिंपल लेक्चर बता रहे हैं, और सिंपल लेक्चर में हमें जो भी पढ़ना है हम वो बता रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल लेक्चर अगर लिया जाए तो 1900 में जो पूरे मतलब ओवरऑल वर्ल्ड का अगर हम सेंसस लेके चलते हैं तो 1900 में जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन था वो था 2 बिलियन,
ठीक है। 2000 मतलब 2000 मिलियन, लगभग 2 बिलियन का। अगर बिलियन को हम मिलियन में करेंगे, अगर बिलियन को अगर हम करोड़ में करेंगे तो 1 बिलियन में 100 करोड़ होता है। ठीक है। तो पूरे हम क्या बता रहे हैं कि दो सन 1900 में, ठीक है, 1900 में पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी? लगभग 1 बिलियन थी। एक मतलब सॉरी 2 बिलियन थी। 2 बिलियन का मतलब 200 करोड़ थी। ठीक है। 100 साल में यानी 1900 से 2000 में पूरे दुनिया की जो जनसंख्या थी वो 200 करोड़ से बढ़ के 600 करोड़ हो गई। ठीक है। देखा जाए तो अगर 600 करोड़ के हिसाब से इस वक्त जो इंडिया की जनसंख्या है वही चल रही है 140 करोड़। तो 140 करोड़ 6 करोड़ के हिसाब से इंडिया तो सबसे ज्यादा कवर करे, इसलिए टॉप सेकंड और थर्ड पे आता रहता है इंडिया जनसंख्या के मामले में, बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो करोड़ मतलब बिलियन को लिया जाए तो 2 बिलियन जनसंख्या चल रही थी 1900 के समय में, यानी 200 करोड़ चल रही थी सन 1900 में। ठीक है। वो 2000 में जाके कितनी हो गई? वो चली गई 600 करोड़। ठीक है। और 2000 से सिर्फ और सिर्फ 11 सालों में, 2011 का अगर सेंसस उठाया जाए, शायद मई में 2000 मतलब 2011 के मई में एक और सेंसस, एक और वो चलाया गया था रेशियो निकालने के लिए। ठीक है। तो तब जो जनसंख्या है वो बढ़ गई थी, और सीधा जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ 11 साल में बढ़ के चली गई 7.2 बिलियन। मतलब 2011 में पूरी दुनिया की मतलब दो सन 1900 में, 100 साल पहले पूरी मतलब अब से अगर देखा जाए तो 2023 चल रहा है, तो अब से लगभग 123 साल पहले पूरी जनसंख्या, पूरी दुनिया की जनसंख्या थी 200 करोड़। फिर अब से 23 साल पहले पूरी जनसंख्या, पूरी दुनिया की जनसंख्या की करोड़ थी, मतलब पूरी जनसंख्या थी 600 करोड़। फिर अब से अगर देखा जाए तो 13 साल पहले पूरी दुनिया की जो जनसंख्या थी वो जा रही थी 7.2 करोड़, सॉरी 7.2 यानी 700 मतलब 720 करोड़। ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि अगर बोला जाए तो बोलने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो अगर एक मतलब इसको नॉर्मली हम किसी पेज पे लिख दें तो एक सेंसस हमें मिल रहा, क्या मिल रहा है कि, सॉरी, एक सेंसस हमें मिल रहा है कि सन 1900 में जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की जनसंख्या थी वो थी 200 करोड़। ठीक है। और ये जनसंख्या सन 2000 में चली गई 600 करोड़। ठीक है। और यही जनसंख्या 2011 में चली गई 720 करोड़। तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि दुनिया की जनसंख्या किस हिसाब से, किस स्तर से बढ़ रही है। 5 साल पहले भारत की जनसंख्या निकाली गई थी 135 करोड़, पांच साल में चली गई 140 करोड़, 5 करोड़ बढ़ गया। या फिर अब ये भी एग्जैक्ट रेशियो नहीं कि 5 साल बढ़ा है इतना ही बढ़ा है, ये एक अनुमान मान के चला जाता है। तो जनसंख्या के बढ़ने के पीछे हमें अगर रीजन को लेके चले तो मतलब हमारी जो पॉपुलेशन थी वो लगभग आजादी के समय मतलब 2000 के सन 2000 के आसपास जो थी हम लोग की जनसंख्या, वो लगभग मानी जा रही थी कि 350 मिलियन थी आजादी के समय। ठीक है। आजादी के समय हम लोग की जनसंख्या 350 मिलियन, तो मतलब 1 बिलियन में 100 मिलियन होता है शायद। ठीक है। इसका थोड़ा सा सेंसस हमको कंफ्यूजन रहता है, तो सेंसस हम देख लेते हैं, मिलियन देख लेते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। ठीक है। तो 350 मिलियन मतलब करोड़ में ही देखना पड़ेगा। 1 मिलियन में 0.1 करोड़ होता है, 10 मिलियन में 1 करोड़ होता है। ठीक है। 10 मिलियन में 1 करोड़ होता है, तो 350 मिलियन थी। 350 मिलियन मतलब आजादी के समय भारत की जनसंख्या जो थी वो 35 करोड़ थी। आजादी के समय 35 करोड़, और सन 2000 में ये जनसंख्या चली गई 120 करोड़। 50 सालों में भारत की जनसंख्या 35 करोड़ से 120 करोड़ चली गई। ठीक है। और सन 1987 से मतलब जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस चीज पे।
कि सन मतलब आजादी के समय लगभग जब गणना की गई तो जनसंख्या उस वक्त मानी जा रही थी कितना 35 करोड़, ठीक है। और फिर 2000 में एक जनगणना की गई, तो 2000 में जनगणना निकला कितना कि जनसंख्या जा चुकी है 120 करोड़। और इस वक्त 140 करोड़ हम मान के चलते हैं कि इस वक्त जो भारत की जनसंख्या है, एक मानक माना गया है कि 135 से 140 करोड़, और इस वक्त 140 करोड़ मान के चला जा रहा है कि इस वक्त भारत की जो जनसंख्या है वो 140 करोड़ चल रही है, ठीक है। तो अब 140 करोड़ और 35 करोड़ पहले थी, अभी ये सिर्फ और सिर्फ जो मतलब ये कितना देखा जाए 1.1 मतलब जो 20 करोड़ जनसंख्या बढ़ी, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब 23 साल में बढ़ी है। 2023 चल रहा है तो इस हिसाब से हम एक अनुमान लेके चल रहे हैं, 40 नहीं हम 45 का मतलब 20 नहीं हम 25 करोड़ मान ले रहे हैं कि पहले सन 1950 में भारत की जनसंख्या कितनी थी, 35 करोड़ थी। 2000 में कितनी हुई, 120 करोड़ हुई। और फिर 2023 में कितनी मानी जा रही है, 2023 में हम मान के चल रहे हैं कि 142 से 145 करोड़ भारत की जनसंख्या, एक अनुमान मान के चल रहे हैं कि इतनी होगी प्रेजेंट। तो उस हिसाब से जनसंख्या का जो बढ़ने का स्तर है वो बहुत ज्यादा है। अब अगर इसके पीछे रीजन की बात की जाए तो रीजन के पीछे तो यही है कि जितना लोग अवेयर हुए उतना लोग जनन रोग से बढ़ते मतलब बचते गए। और अगर कुछ और जो मतलब हमने इससे पहले कल में लिखवाया था कि जनसंख्या बढ़ने के पीछे भाई कुछ धार्मिक होती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई जितने बच्चे हो रहे हैं ठीक है, हमको इन पे कंट्रोल नहीं करना चाहिए। तो कुछ ये भी लोगों मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है, कुछ लोग की जो मतलब टेंडेंसी है चीजों को लेके। और पहले के जमाने में जो ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिटी से बच्चे मर जाते थे, कई जनन रोगों से बच्चे मर जाते थे, प्लेसेंटल डिजीज से, ब्लड ग्रुप डिजीज से, कई डिजीज से जो बच्चे मर जाते थे, माएँ मर जाती थी, उन पे कम्प्लीटली नियंत्रण पाया गया। तो इतना ज्यादा कंट्रोल और इतनी ज्यादा दवाइयाँ, इतनी ज्यादा फैसिलिटी के चलते जो डेथ रेट था अर्थात एमएमआर मैटरनल मोर्टिलिटी रेट या फिर मदर मोर्टिलिटी रेट कहा जाता है, और जो आईएमआर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कहा जाता है, ये कम्प्लीटली घटता गया। और इसके घटने की वजह से जो पॉपुलेशन रेट था वो काफी तेज बढ़ता गया। और जिस स्पीड से बढ़ रहा है कि सन 1950 में भारत की जनसंख्या 35 करोड़ मानी जा रही थी और अब वो बढ़ के 145 करोड़ हो चुकी है लगभग 75 सालों में। जनसंख्या जो है वो अगर 4500 करोड़ हो चुकी मतलब 145 करोड़ हो चुकी है, तो इस हिसाब से माना जा रहा है कि आज से सिर्फ ज्यादा टाइम नहीं, अगर इस पे कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं किया, हालांकि मौत मौत का दर भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है इस वक्त, कोरोना टाइम में तो बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है। और ये जो बुकों में लेक्चर दिए हुए हैं ये थोड़े से पुराने लेक्चर हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा मृत्यु दर भी बढ़ा है, इसलिए जनसंख्या थोड़ी कंट्रोल में। लेकिन जिस हिसाब से बढ़ी है सन 1950 में 35 करोड़, उस हिसाब से एक रेशियो मान के चला जाता है कि आने वाले 100 सालों के बाद ही 50 से 100 सालों के अंदर ही बेसिक चीजों की कमी हो जाएगी। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या माना जाता है, रोटी कपड़ा मकान, फूड शेल्टर एंड क्लॉथिंग। जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, खेतों को जंगलों को काटा जा रहा है, जो औद्योगिकरण बढ़ रहा है, जो घरों का निर्माण बढ़ रहा है, जहाँ मतलब अब से 10-15 साल पहले जहाँ देखा जाए चारों खेत खेत था, आज देखने को मिल रहा है कि चारों एक गांव बस चुका है। और ऐसा यही नहीं मतलब ऐसा किसी एक सर्टेन जगह नहीं है, ऐसा लगभग हर जगह हुआ है। कोई मतलब एक आध या फिर दो चार ही ऐसी जगह है जहां पर 10 से 15 सालों में परिवर्तन ना है। 10 साल में आपने खुद ही परिवर्तन देखा होगा कि एक जगह घरों की कितनी कमी थी और वहां पर घरों का स्तर कितना बढ़ा है। तो जो जनसंख्या का स्तर जिस स्पीड से बढ़ रहा है, ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले लगभग 50 से 100 सालों में बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही खत्म हो जाएगी। मतलब अगर हम लोग का जीवन काल 60 साल पे जाता है, तो 60 साल के बाद अगर जो हमारे आने वाले जो जनरेशन है, यानी आगे वाले बस एक दो पीढ़ी ही अच्छे से चल पाएगी, दो पीढ़ी के बाद फिर आगे की पीढ़ी का चलना मुश्किल हो जाएगा, चाहे कोई कितना भी अमीर हो चाहे गरीब हो। जब बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही खत्म होती जाएगी, जब नॉर्मल लोग ही जब कृषि कंप्लीटली खत्म होती जाएगी, तो ऐसे में रोटी कपड़े मकान की कमी पड़ने वाली है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए मतलब अगर इन सब चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हैं, तो भाई जो नियम बनाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि भाई हम जॉब सिर्फ एक लोग को देंगे या फिर जॉब सिर्फ दो लोग को देंगे। अब जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, लोग कह रहे हैं कि हमें जॉब चाहिए, हमें ये चाहिए, नौकरी नहीं मिल रही है। जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो भाई आप जनसंख्या का रेट देख ही रहे हैं, 35 करोड़ पहले थी, 145 करोड़ अब हो चुकी है।
डबल से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। जब जनसंख्या इस हिसाब से बढ़ेगी तो आप खुद एक मतलब अपने एज ए स्टूडेंट हम लोग को खुद क्या करना है, हम लोग खुद आने वाला फ्यूचर है तो हम लोग को उस हिसाब से सोचना है कि जब गवर्नमेंट हमको जॉब नहीं दे पा रही है या फिर गवर्नमेंट में कोई कमी हो रही है, कंट्री का जो आर्थिक स्थिति है वो डाउन हो रही है, या फिर किसी भी तरह से अगर कोई अफेक्ट पड़ रहा है तो उसके पीछे सबसे मेजर रीजन कौन है। अब हम लोग इकोनॉमिक के स्टूडेंट तो है नहीं कि हमको उस लेवल से पढ़ना है, बायोलॉजी में अगर बायोलॉजी में ये चीज दी है तो हमें इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए कि नहीं इसके पीछे जो हम लोग गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि नहीं सरकार हमको जॉब नहीं दे पा रही है, या फिर जो हम किसी को रीजन मान रहे हैं उसके रीजन वो नहीं, उसके रीजन हमारी बढ़ती जनसंख्या है। और बढ़ती जनसंख्या के साथ महंगाई जो बढ़ी भाई, अब खेत खत्म होंगे तो जाहिर सी बात है अनाज महंगे होंगे, अब अनाज महंगे होंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी। और खेत खत्म हो रहे हैं तो आप खुद ही अपने फैमिली में देखेंगे, अपने खानदान में देखेंगे, 10 घर आपके खानदान में पिछले 10 साल में नए बने हुए हैं, तो उस हिसाब से जनसंख्या तो बढ़ ही रही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो महंगाई तो बढ़ेगी। खेत खत्म होंगे, फूड की कमी होगी, फूड महंगे होंगे, हर एक चीज की कमी होगी। जो मतलब जो फूड पहले 35 करोड़ जनसंख्या थी, कृषि बहुत ज्यादा थी, अनाज बहुत ज्यादा आता था, पूरा विदेशों में बेचा जाता था, पैसे काफी ज्यादा आते थे। अब 145 करोड़ हो गई है, 145 करोड़ हुई है तो जगह गिराने के लिए लोग खेतों को भी काटे हैं, जंगलों को भी काटे हैं। अब जंगलों को काटे हैं तो टेम्परेचर बढ़ा है, खेतों को काटे हैं तो अनाज की कमी बढ़ी है। और जो अनाज भारत बाहर बेच रहा था और बाहर से पैसे ले रहा था, अब वो अनाज अंदर ही खपत हो जा रहा है, वो बाहर बेच नहीं पा रहा है। तो जब ऐसा हो रहा है तो जाहिर सी बात है आप उसे समझ ही रहे हैं महंगाई किस हिसाब से बढ़ेगी। ठीक है, तो अब इन सारे रेशियो, इन सारे सेंसस को हमको क्या करना है, लेके चलना है साथ में कंप्लीटली। आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो यही हमारा जो आज पॉपुलेशन पे लेक्चर देना था, यही हमारा लेक्चर था कंप्लीटली। सरकार इसके लिए मतलब ये बहुत मेजर प्रॉब्लम हो चुका है। हमको लगता है कि नहीं महंगाई बढ़ रही थी, ये काफी ज्यादा गवर्नमेंट की गलती है, स्ट्रिक्टनेस है, या फिर ये जमाना बदल रहा है, या फिर जो भी हम मान के चल रहे हैं उसके पीछे रीजन वो सब नहीं है, एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल रीजन है, वो है जनसंख्या। अब अगर इस चीज को कोई उठाए कि भाई आजादी के समय 35 करोड़ जनसंख्या थी और अब जाके वो 145 करोड़ 140 करोड़ हो गई, तो भाई जाहिर सी बात है उसमें गलती किसकी है, सरकार की कोई गलती नहीं। औद्योगिकीकरण बढ़ा है, 10 जगह फैक्ट्रीज बनी है, जंगलों को काटा गया है, कृषि को काटा गया है, अनाज महंगे हुए हैं, अनाज को विदेशों में बेचा नहीं जा रहा है क्योंकि अनाजों की खपत इंडिया में ही ज्यादा हो रही है। तो भाई जब इंडिया में ही ज्यादा हो रही है तो इंडिया को पैसा मिलेगा नहीं, तो आर्थिक स्थिति तो डाउन होगी। ठीक है, तो अब इन सब चीजों को हम ज्यादा खींचेंगे नहीं, बस इतना ही कहेंगे कि जितने भी ये मतलब मेथड्स यूज किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो जॉब नहीं दिया जा रहा है या फिर जो भी कुछ है, उसके पीछे रीजन हम खुद ही। ठीक है, तो अब हम इस लेक्चर को यहीं पे थोड़ा सा रोकते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट के बाद फिर देखेंगे, 5-7 मिनट का या फिर 10 मिनट का लेक्चर देंगे, उसके बाद नोट्स बनवाना थोड़ा सा जरूरी हो जा रहा है। तो कल देखेंगे तो नोट्स पहले ही लिख के रेडी रखेंगे, आप लोग लिखिएगा, फिर थोड़ा बहुत कल लेक्चर थोड़ा कम करेंगे, नोट्स थोड़ा ज्यादा करेंगे, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और हम नोट्स दे नहीं पा रहे। 8:33 हो रहा है, 8:38 की क्लास हो रहा है। ठीक है, ओके, माइक ऑफ, वीडियो तो ऑफ है।
हेलो। ओके, अब अपने आगे के लेक्चर पे आ जाते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पहले ही बता चुका है, आज की क्लास कम्प्लीटली लेक्चर बेस्ड है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो हमें पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है हमें सरकार की वीडियो के पीछे। ठीक है, तो अब इसमें सरकार पहले क्या होती है कि इस प्रॉब्लम से उभरने के लिए सबसे पहला जो स्टेप सरकार लेती है, जो सबसे महत्वपूर्ण चरण मानती है, वो मानती है कि छोटे फैमिलीज, जो छोटे परिवार होते हैं, उनको मोटिवेट करना। ठीक है, और वो किस चीज से मोटिवेट करना? कॉन्ट्रिसेप्टिव मेथड्स के बारे में। कॉन्ट्रिसेप्टिव मेथड्स मतलब जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए जो भी गर्भ निरोधक विधियां आती हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी को रोका जा सके या फिर कम किया जा सके, तो ऐसी चीजों पे गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान देती है। ठीक है, और उसके बाद कुछ एडवर्टाइजमेंट होते हैं मीडिया में, जैसे पोस्टर्स होते हैं, बिल्स होते हैं। हम दो हमारे दो, जो गवर्नमेंट ने नौकरी लेने के लिए पीछे फैसला लिया है, फिर जो भी फैसला लिया है, और जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उसमें हम दो हमारे दो जैसे बच्चों को और ऐसे पोस्टर, ऐसे वीडियोस को खुशहाल दिखाया जाए, छोटा छोटा परिवार सुखी परिवार और ऐसे कुछ स्लोगन्स को ध्यान दिया जाए, तो सरकार जो है इन सब चीजों पर ध्यान दी। ठीक है, और देखा जाए तो बहुत से जो जोड़े थे, मोस्टली जो मतलब सिटी एरिया के जो जोड़े थे जो मॉडर्न एज में चल रहे हैं, उनमें एक वन चाइल्ड नॉर्म का चल रहा है। ठीक है, ये सारे, ये जितना भी हम लेक्चर दे रहे हैं कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है, जनसंख्या नियंत्रण पे। देखा जाए तो जननी के रोग के बारे में जो एसटीडीज है, एसटीडीज के बारे में एनसीईआरटी में बहुत कम दिया हुआ है, ज्यादातर जनसंख्या के बारे में दिया हुआ है। और जनसंख्या के पीछे क्यों दिया हुआ है वो तो आप देख ही रहे हैं कि 35 करोड़ से 145 करोड़ होगा तो क्या स्थिति होगी। ठीक है, तो अब वहां पर जो नारा चल रहा है सिटीज एरिया में, वहां पर हम दो हमारे एक का नारा चल रहा है। ठीक है, और जो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं दिन प्रतिदिन जो मैरिज की एज है उसको बढ़ाया जा रहा है। 18 ईयर्स इन फीमेल चल रहा है, 21 इन मेल चल रहा है, और कानून के स्तर पर चल रहा है। ठीक है, अगर मतलब कानूनन रूप से कोई शादी को लीगल करवाना है, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसके लिए लड़की की एज जो है वो 18 होनी चाहिए, लड़के की जो एज है वो 21 होनी चाहिए। अगर कोई कोई मतलब किसी तरह से कोर्ट मैरिज का कोई मेथड यूज कर रहा है या फिर मैरिज सर्टिफिकेट बनवा रहा है, तो उसके लिए कंपलसरी एज 18 गर्ल की, एक फीमेल की, और 21 मेल की मानी जा रही है, और इसको लीगल माना जा रहा है। फिर भी अगर आप अपने आसपास के एरिया में, गांव में देखेंगे या फिर कहीं भी, आज भी बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पर चाइल्ड मैरिज करवाया जा रहा है, और ऐसे में मतलब उन लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं होती कितने बेबी चाहिए कितने नहीं। मोस्टली जितने लोग मतलब आज के जमाने में देखा जाए तो अनएजुकेटेड लोग, क्योंकि एजुकेटेड लोग इन सब चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, हालांकि इससे पहले जो हम लेके चल रहे थे कि अनएजुकेटेड लोग के पास एक्सपीरियंस ज्यादा होता था, उनके पास रहने के तरीके, तौर तरीके काफी अच्छे रहते थे, वो इन सब मतलब वो इन एस्पेक्ट्स में चीजों को समझते थे। बट अब जो चल रहा है कि जनसंख्या को लेके भाई पढ़े लिखे लोग ही थोड़ा सा समझ रहे हैं, जो गांव के लोग हो रहे हैं उनमें जनसंख्या कंट्रोल को लेके कुछ कोई भी अस्तर नहीं देख रहा है। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जो मतलब कॉन्ट्रिसेप्टिव मेथड होना चाहिए, अर्थात जो गर्भ निरोधक विधियां होनी चाहिए, वो यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। मतलब कहने का ये कि जो उसको यूज करने वाला है वो उसको आसानी से यूज कर ले, उसको आसानी से अवेलेबल हो जाए, और वो ज्यादातर अफेक्टिव हो, मतलब कार्यात्मक हो। उससे ये ना हो कि ऐसा ना हो कि उसको यूज करें तो चांसेस होते हैं सही के ना होने के, चांसेस वाला सिस्टम नहीं, 100% कॉन्फिडेंशियल हो कि अगर उसको यूज कर रहे हैं तो वो असर करेगा। रिवर्सिबल होना चाहिए, उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो कॉन्ट्रिसेप्टिव मेथड को ऐसा होना चाहिए। और इसके साथ उसमें जो मतलब मतलब जैसे कह सकते हैं जो उसका यूज होता है वो डिजायरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मतलब जैसे बहुत लोग कहते हैं कि उसका यूज करने पे कोई डिजायरेशन प्रोड्यूस नहीं होती है, फिर ऐसी कोई थिंकिंग मेंटालिटी, ऐसी कोई टेंडेंसी यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और कॉन्ट्रिसेप्टिव मेथड्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए, लोगों में शेयर करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि कम से कम जनसंख्या को बढ़ाया जाए, कॉन्ट्रिसेप्टिव के ज्यादा से ज्यादा मेथड्स को यूज किया जाए। और मतलब कॉन्ट्रिसेप्टिव मेथड्स के चलते ही जो गवर्नमेंट है, मतलब टीवी टीवी पे जो मतलब नेचुरल बैरियर मेथड्स, नसबंदी, नलीबंदी, उसके साथ आईयूडी मेथड, सहेली की जो दवा है जिसको बुकों में 10th की बुक के 10th के साइड बुक में और 12th के एनसीईआरटी में एकदम अच्छे से हाईलाइट करके दिया हुआ है। उसके पीछे रीजन यही है कि 10th और 12th के बच्चों को क्यों बताई जा रही है।
जबकि वो तो अभी बच्चे हैं, लेकिन उनको अगर बताया जाए ताकि वो आगे इन सब मेथड का यूज कर सकें और आगे जो मतलब आने वाली जनरेशन है उसमें जनसंख्या कंप्लीटली कंट्रोल हो सके। तो इसीलिए 10th और 12th और ये जो मतलब जनरली हम लोग को जो क्लासेस पढ़ना है इनमें ये सब्जेक्ट्स, ये टॉपिक्स, ये जनसंख्या के रेशियो दिए हुए हैं। इसके पीछे रीजन यही है कि जो पीछे की जनरेशन थी जिनकी वजह से गलतियां हुई, 35 करोड़ से जो जनसंख्या 140 करोड़ पहुंची है, वो अब आने वाले जनसंख्या, आने वाली जो जनरेशन उसके द्वारा ये कंट्रोल हो, ये ज्यादा बढ़े नहीं, इसलिए इतना ज्यादा अवेयरनेस फैलाई जा रही है। ठीक है, तो जो मतलब कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड्स है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड्स है। ठीक है, और बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल भी है, जिसमें नेचुरल आता है, मतलब प्राकृतिक रूप से जो आता है, जिसे ट्रेडिशनल माना जाता है। नेचुरल और ट्रेडिशनल में क्या पढ़ा जाता है कि वही जो मतलब 28 डेज ऑफ ये साइकिल होता है, 28 डे में जो मतलब ओवुलेशन डेज के आसपास का जो डेज रहता है, उसमें उन सारी चीजों का थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। ठीक है, हालांकि इस चार्ट को हम बताने वाले भी थे, इससे पहले वाले चैप्टर में जब पीरियड्स के बारे में पढ़ा रहे थे तो एक चार्ट था, उसको हम बताने वाले थे लेकिन बता नहीं पाए थे, क्योंकि ओवुलेशन डेज जो होता है या फिर पीरियड्स का जो साइकिल होता है वो अलग अलग होता है। हम एक रेशियो मान के चलते हैं कि जो मतलब पीरियड्स होता है वो 21 डेज का भी होता है, 24 डेज का भी होता है, 28 डेज का भी होता है, 32 का भी होता है, 35 का भी होता है। मोस्टली मैक्सिमम वो 40 तक जाता है, इतना तो हमने सुना था। ठीक है, तो आई होप आप लोग को आवाज जा रही होगी, हमारा थोड़ा सा इस वक्त एरर हुआ है नेट। ठीक है, तो हम जो बता रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, 35 डेज में जो होता है तो उसमें जो फर्टिलाइजेशन डेज होता है उससे कम्प्लीटली अवेयर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 35 डेज का साइकिल है तो ऐसे में जो हम एक मानक लेके चल रहे थे, ओवुलेशन डेज जो अनुरोध सर का दिन था उसका हम एक मानक लेके क्या चल रहे थे, हम एक मानक लेके चल रहे थे कि जो 35 डेज वाला साइकिल है उसमें जो ओवुलेशन है वो भी 14 डेज होता है, 14th डे नहीं होता है। जो मतलब जो पीरियड मतलब पीरियोडिक फेज है, पीरियोडिक मतलब पीरियड्स कितने दिन के साइकिल है, 35 दिन का चक्र है। ठीक है, 35 दिन के चक्र में जो ओवुलेशन का दिन होगा वो कौन से दिन होगा, वो 21वें दिन होगा। ठीक है, तो फर्टिलिटी के लिए बेटर दिन कौन सा है, वो है 19वां, 20वां और 21वां। और फर्टाइल के जो चांसेस होते हैं वो कितने दिनों में होते हैं, 17 से 24वें दिन में। तो ये जो हम बताएं ये किसका था, 35 दिन का। अगर 32 दिन का मान के चलते हैं तो 32 दिन का साइकिल चलता है तो 32 दिन में 18वें दिन ओवुलेशन डे होता है। ठीक है, जब 18वें दिन में हो रहा है तो फिर जो फर्टाइल दिन डे होता है वो क्या हो जाएगा, वो घट के जो 19, 20, 21 था 35 दिन में, 32 दिन में वो घट के 16, 17 और 18वां दिन हो जाएगा। और ऐसे में जो फर्टाइल वीडियो होगा या फिर फर्टाइल का एक मानक लेके चलते हैं वो 14 से 21, जो मतलब फर्टाइल वीडियो मतलब ओवुलेशन के 3 दिन पहले का दिन, ओवुलेशन के 3 दिन बाद का दिन, तो वो हमेशा 7 दिन का एक मानक लेके चला जाता है। 35 दिन वाले में 17 से 24 दिन था, 32 दिन वाले में 14 से 21 दिन होगा, 28 दिन वाले में 10 से 17 दिन, 24 दिन वाले में 6 से 17 दिन, 21 दिन वाले में 3 से 10 दिन, तो सब में 7 दिन का गैप है। इसको क्लियर लैंग्वेज में समझा जाए, हालांकि हम वो फिगर ऐड नहीं किए हैं कि आप लोगों को क्लियरली बता सकें। ठीक है, कोशिश करते हैं अभी का अभी आप लोग के सामने फिगर को ऐड कर दें ताकि आप लोग को समझ में आ सके कि हम क्या चीज समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट का थोड़ा सा बस हम मतलब ब्रेक नहीं, थोड़ा सा वही मतलब कुछ ऐड फिगर ऐड करें थोड़ा। तो मतलब इसमें यही है कि जो डिफरेंट डेज ऑफ साइकिल उससे अवेयर करना चाहिए था। इसको हम बहुत पहले ही पढ़ाने वाले थे लेकिन पढ़ा नहीं पाए थे क्योंकि हमने मतलब सिलेबस में नहीं था और हम सोचे कि जनरल लेक्चर में इसको बता देंगे लेकिन बता नहीं पाए थे। ठीक है, तो अभी बता देते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा फिगर ऐड करने में, बता दे रहे हैं बस। ठीक है, तो अब आप लोगों के सामने फिगर आ ही चुका होगा। ठीक है, तो अब इसमें फर्टाइल दिनों की गणना के लिए ओवुलेशन ट्रैकर का इस्तेमाल कैसे करें, तो इसमें एक ओवुलेशन ट्रैकर दिया हुआ है। ठीक है,
ये मतलब यही चार्ट हम ढूंढ रहे थे, हम बहुत पहले इस चार्ट को पढ़े थे लेकिन मिला नहीं था, फिर जनरली पढ़ते पढ़ते मतलब इंस्टाग्राम पे एक रील में दिख गया तो हमने इसका स्क्रीनशॉट रख लिया था। तो यही है 35 दिन का जो साइकिल चलता रहता है, अगर 21 दिन का चल रहा है तो फर्टाइल में जितनी ये देखेंगे तो ये 7 दिन का चार्ट है। ठीक है, स्लाइड्स ऑफ इसको ओपन कर लेते हैं कंप्लीट फुल स्क्रीन में। ठीक है, इस मेथड्स को पढ़ना मतलब अब इस मेथड्स की अगर वैल्यू बता दिया जाए तो इन सब में ये जो फर्टाइल वीडो वाला है इसमें हमेशा 7 दिन का गैप रहेगा। ये क्या है, पीरियड साइकिल है, पीरियड साइकिल में जो भी चेंजेस रहेंगे। ठीक है, सॉरी आप लोग में एक्चुअली स्लाइड दिख भी नहीं रही है, आपको में वीडियो रुका हुआ है। अब आप लोग को दिखेगा स्लाइड। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक फर्टाइल वीडियो दिया हुआ है। ठीक है, फर्टाइल वीडियो में क्या दिया हुआ है, अलग अलग ड्यूरेशन में, ये जो है ये सिर्फ 7 दिन का गैप है, 14 से 21, 10 से 17, 6 से 13, 3 से 10 दिन। तो फर्टाइल वीडियो 7 दिन का गैप है, तो मतलब ये 7 दिन जो होते हैं फर्टिलाइजेशन के काफी ज्यादा मतलब वो डेंजरस फेज में माना जाता है। इसमें अगर मतलब इसमें अगर किसी टाइप का कॉपुलेशन या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर क्वाइटस होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार का अगर लैंगिक संपर्क रखा जाता है तो ऐसे में मतलब प्रेगनेंसी जो होती है वो बहुत बेटरली होती है। और ओवुलेशन का डेज क्या होता है, अगर ये 7 दिन का गैप है तो 7 दिन में ज्यादातर वो जो मतलब बीच वाला डेज होता है, जैसे मतलब जो 17 से 24 दिन है इसमें बीच वाला 21वां दिन आ रहा है, 14 से 21 दिन है तो बीच वाला कौन सा आ रहा है, 18 आ रहा है, 10 से 17 है तो बीच वाला डे कौन है, 14वां है, 6 से 13 है तो बीच वाला कौन सा पड़ रहा है, 10 पड़ रहा है, 3 से 10 में बीच कौन सा पड़ रहा है, 7 पड़ रहा है। ठीक है, तो वो ओवुलेशन का दिन होता है। अगर मतलब अगर ये जो होता है ये एकदम डेंजरस फेज माना जाता है कि अगर ऐसे में किसी टाइप का सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो प्रेगनेंसी के 100% चांसेस बनेंगे। अगर ये जो अप्रोक्सीमेटली दिन है इसमें भी प्रेगनेंसी हो सकती है। और ये मतलब बेटर फर्टिलाइजेशन रेट है कि अगर ये भी उसी के बेसिस पे कि ऐसे में बेटर फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो ये जो चार्ट है, और अभी हमने जो मतलब अभी हम जो बताए हैं जो नेचुरल मेथड्स के बारे में बताए हैं, तो इसका मतलब बस यही है। ठीक है, क्या मतलब है कि ये यही नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड में बताया जाता है कि यहाँ पर जो मतलब अकॉर्डिंग टू पीरियड जो फर्टाइल वीडो है, तो पीरियड के अकॉर्डिंग अगर हम फर्टाइल वीडो को छोड़ दें तो बाकी सारे जो दिन हैं वो नॉर्मली नेचुरली प्रेगनेंसी के लिए सुगम नहीं होते हैं, बेटर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में मतलब 100% चांसेस नहीं ले सकते हैं, 50% ही मान सकते हैं कि 50% जो ट्रेडिशनल मेथड है, नेचुरल मेथड है, वो कारगर होते हैं। क्यों कारगर होते हैं, क्योंकि ऐसे में जो एग रहता है वो मैच्योर नहीं रहता है फर्टिलाइजेशन के लिए। एग मतलब ये फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन नलिका में, अंड नलिका में मतलब एग रहता है, जो ओवम रहता है, जो अंड रहता है, वो मैच्योर ही नहीं रहता है, वो परिपक्व नहीं रहता है, फिर नलिका में वो मौजूद ही नहीं रहता है कि वो निषेचन कर सके, वो एक्टिव ही नहीं रहता है। ठीक है, और जब एक्टिव ही नहीं रहेगा तो ऐसे में निषेचन हो पाना संभव नहीं है। जब निषेचन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ऐसे नेचुरल मेथड से अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। इसमें ना किसी मेडिसिन का यूज किया जा रहा है, मतलब किसी भी प्रकार के दवाइयों का यूज नहीं किया जा रहा है, ना किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रिसेप्टिव मेथड्स यानी जो मेल कंडोम्स, फीमेल कंडोम्स, और जो आईयूसीडीज आती हैं, जो ये कॉपर टी आता है, या फिर जो सहेली या फिर माला डी दवाइयाँ आती हैं, इन सभी चीज़ों का यूज नहीं किया जा रहा है। नेचुरली प्राकृतिक रूप से या फिर पारंपरिक रूप से मासिक चक्र को मतलब ट्रैक करके फर्टाइल दिनों की गणना करके ट्रैकर के इस्तेमाल से हम जान सकते हैं कि हमारा फर्टाइल विडो, एक फीमेल का फर्टाइल विडो क्या है, फर्टिलाइजेशन डेज क्या है। तो फर्टिलाइजेशन डेज में मतलब किसी भी प्रकार का सेक्सुअल इंटरकोर्स करे ही ना, किसी प्रकार का लैंगिक संपर्क रखे ही ना, तो ऐसे में प्रेगनेंसी के चांसेस जो रहेंगे वो 50 से 70% तक कम रहेंगे। बाकी कुछ रेयर चांसेस होते हैं जिनमें प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उसके लिए गर्भ निपात की जो सुगम व्यवस्था है वो भी सरकार के द्वारा दी जाती है। तो ये नेचुरल मेथड्स हैं, ये 100% वर्किंग में नहीं रहते, तो इसलिए उनको उतना ज़्यादा बेटर नहीं माना जाता। ठीक है, बाकी जो बैरियर्स यूज होते हैं, बैरियर्स में जो मतलब कॉन्डम फॉर मेल एंड कॉन्डम फॉर फीमेल है वो यूज होता है। आईयूडी मेथड्स होते हैं, और आईयूडी में जो मतलब कॉपर टी आता है, एल आता है, यू शेप आता है, तो इन सब का जो यूज होता है। ठीक है, उसके साथ ओरल कॉन्ट्रिसेप्टिव आता है। ओरल कॉन्ट्रिसेप्टिव में जो मतलब मुख से लेने वाली दवाइयाँ हो गई, जिसमें हमने सहेली और माला डी का दवाई दिया है। ठीक है, उसके साथ कुछ जो पेस्ट आते हैं, पेस्ट के साथ जो कुछ क्रीम आते हैं, उसके साथ
एक इम्प्लांटेशन जो आती है, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को कम करने के लिए जो वो मतलब एक सर्जरी किया जाता है, या फिर कुछ टैबलेट्स जो होते हैं वो 1-2 साल या फिर 3 साल के लिए प्रेग्नेंट, मतलब अगर प्रेगनेंसी को 3-4 साल के लिए रोकना है, 5 साल के लिए कम्प्लीटली रोकना है, तो ऐसे में कुछ इंजेक्टेबल इम्प्लांट्स आते हैं, कुछ सर्जिकल मेथड्स आते हैं, उन सारी चीज़ों का यूज करना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या है, कॉन्ट्रिसेप्टिव, मतलब ये जो अभी हमने नाम लिए ये सारे कॉन्ट्रिसेप्टिव मेथड है, अर्थात गर्भ निरोधक विधियां। ठीक है, इन विधियों का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो लगभग हमने नोट तो आज बनवाया नहीं, हमने बस इसी को एक्सप्लेन करने में कम्प्लीटली टाइम निकाल दिया। तो नोट्स अब हम लिखना शुरू करते हैं, और आप लोग को अगर मतलब आप लोग लिखिए रुक के, अगर लिखना चाहते हैं, हालांकि नोट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो लिखना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके साथ हम यहीं पे माइक ऑफ करते हैं। आप लोग का कोई भी क्वेश्चन होगा किसी भी चीज़ को लेकर रिलेटेड, तो आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। माइक ऑफ कर देते हैं। अभी हम बस नोट्स बना रहे हैं, मतलब क्लास लगभग ओवर हो चुका है, बस अब हमें लिखने वाला काम करना है। ठीक है, तो क्लास ओवर, माइक ऑफ कर दे रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं अब।